हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, जो आपके अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये जो विज्ञान के प्रश्न हैं केवल प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी और जितने भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, जैसे कि अभी पटवारी की आने वाली, सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं, उन सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए ये विज्ञान के जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगभग 50 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इसकी डिटेलिंग भी करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो आपको अगर पसंद आएगी तो वीडियो को अपना प्यार सम्मान जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ऑप्शन है कूलाम, गॉस स्टेडियन, ऑप्शन बी है सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, ऑप्शन सी है सेंटीलीटर गैलन सीमेंस, या फिर ऑप्शन डी है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का जो फुल फॉर्म हो रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जबकि हम लोग एफपीएस पद्धति का जैसे देखेंगे, ठीक, जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें से क्या क्या है? सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है और एसआई पद्धति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा भौतिक राशियों के मापन की कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप प्रश्न नंबर को ज़्यादा मायने में मत रखिएगा, आप प्रश्न से ज़्यादा मतलब रखिएगा। ठीक है, प्रश्न का नंबर जो है चेंज होगा आगे में 25 के बाद। ठीक है, 25 नंबर के बाद जो प्रश्न संख्या नंबर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रश्न को ही फोकस करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर ध्रुव रेखा पर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक रहती है। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार जो है वो अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, फिर ऑप्शन डी है सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस इसलिए करता है क्योंकि अभिकेंद्र बल के समान होता है पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है। ठीक है, इसमें कुछ डिटेलिंग नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऑप्शन है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक, इसी को बोलते हैं एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है
इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ऑप्शन सी है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी है यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। ठीक है, जो खाना जो है वो खराब मत हो, खाद्य पदार्थ खराब मत हो, इसके लिए क्या किया जाता है 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके तापमान को रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या फिर निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, निम्नतम तापमान को मापते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है, -140 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जबकि क्वथनांक जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस के 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए यह अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं, लेकिन इसे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण या फिर पराक्षण। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीकरण। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग उन विलेय पदार्थों के पृथक्करण में होता है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। ठीक है, जबकि जो ठोस पदार्थों का शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण द्वारा, प्रकीर्णन और अपवर्तन द्वारा, विवर्तन और अपवर्तन द्वारा या फिर ऑप्शन डी है अपवर्तन और परावर्तन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या फिर परावर्तन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? ऑप्शन है कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल या फिर वायु से कांच। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में? क्या है, कांच से जल। तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या फिर प्रत्यास्थ।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन सी? एक्स किरणें जो होती हैं वो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ऑप्शन है केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, या फिर केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, या फिर सभी तरंग दैर्ध्य को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में बताना है, लगभग कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन है प्रकाश वोल्टी प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश चालकी प्रभाव, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर जो है सौर कोशिकाएं इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। ठीक है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, या फिर मिलीमीटर तरंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? उपग्रह संचार के लिए जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, ठीक है, उसी का क्या किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का प्रयुक्त किया जाता है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि? ऑप्शन है बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। ऑप्शन बी है बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन सी है बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है, या फिर ऑप्शन डी है बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में? बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। ऑप्शन है एक एकल बल, ऑप्शन बी दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी है दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आ जाएगा? बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या फिर ऑप्शन डी है हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। इसलिए जो क्रिकेट का खिलाड़ी रहता है वो अपनी तरफ जो तेज़ी से गेंद आता है तो अपने हाथ को क्या करता है? पीछे खींचकर कैच करने के लिए पकड़ता है। ठीक है, अपने हाथ को पीछे खींचता है ऐसे कैच पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है क्या है ये बताना है। ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है,
ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक रॉकेट और जेट इंजन, यहाँ पे रॉकेट रॉकेट है फ्रेंड्स, रॉकेट समझिए उसको। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, जो कथन दिए हुए हैं, उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। कथन भी है, रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन। अगला कथन है, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। और कथन डी है, रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको हमको चूज़ करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी और डी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सी और डी, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त कर लेता है, ठीक है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं ले जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। ऑप्शन है, किसी भी परिस्थिति में नहीं, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी हैं। ऑप्शन सी, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अपसारी हैं। या फिर ऑप्शन डी है, यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। किसी भी परिस्थिति में जो है एक समतल दर्पण द्वारा जो है परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप नहीं ले सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। क्या है, तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ। देखिए, कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ध्रुवण की परिघटना केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। वैज्ञानिक फ्रेनल ने यह प्रमाणित किया कि प्रकाश की तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं वरन अनुप्रस्थ होती हैं। किन्होंने किया है, वैज्ञानिक फ्रेनल ने यह प्रमाणित किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है, संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए या फिर विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए जो है विद्युत परिपथ में एक क्या फ्यूज तार को हम लोग लगा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मैच करना है। रेडियम दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, क्वांटम सिद्धांत और एक्स किरणें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको WC, रोएंटजन, मेंडलीफ, मैडम क्यूरी और मैक्स प्लैंक से क्या करना है, मैच करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमें नज़र आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ A का 3 हो जाएगा, A का 3, ठीक है। मतलब रेडियम का कौन है, सही खोजकर्ता कौन है, मैडम क्यूरी, ठीक है। और B का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल को किसने किया हुआ है, तो मेंडलीफ ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 का 2 मिल जाएगा। C का 4 हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत किन्होंने दिया हुआ है, मैक्स प्लैंक ने। और जो एक्स किरणें हैं वो किसके तरफ चला जाएगा, WC, रोएंटजन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जो बूंदें हैं वो क्या नज़र आती हैं, हमें गोलाकार नज़र आती हैं। ठीक है, गोलाकार नज़र आती नहीं, गोलाकार होती हैं, ये बोलना ज़्यादा सार्थक रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन है स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर पिटवा लोहा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। ठीक है, और जो पिटवा लोहा होता है फ्रेंड्स, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसको ये ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पिटवा लोहा जो है वो ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बालू, सोडा, चूना पत्थर। ऑप्शन बी है बालू, चारकोल, सोडा। ऑप्शन सी है चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर या फिर ऑप्शन डी है बालू, सल्फर, सोडा। तो जब हम लोग कांच का निर्माण करते हैं तो उसके लिए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं वो क्या क्या चीज़ है? वो है ऑप्शन नंबर ए बालू है, सोडा है और चूना पत्थर। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बन जाता है? कांच बन जाता है। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है ये बताना है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एक्वा-रेजिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्वा-रेजिया। ठीक है, एक्वा-रेजिया जो है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं उत्कृष्ट धातु क्या होते हैं। उत्कृष्ट धातु वे धातु होते हैं जो जल, ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते। इनको घोलने के लिए एक्वा-रेजिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वर्ण घुल जाता है, जबकि जल, ऑक्सीजन व अम्लों में यह अघुलनशील होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। भारी जल से अभिप्राय है। ऑप्शन है वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी है विवातित जल। ऑप्शन सी है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है या फिर ऑप्शन डी है। इन चारों ऑप्शन में से देखने के बाद हमें जो सही उत्तर प्राप्त होता है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है उसी को क्या बोला जाता है? भारी जल बोला जाता है, हैवी वाटर। भारी जल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? D2O से। किससे इंडिकेट करते हैं? D2O से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो साधारण जल होता है, साधारण जल से इसमें 11% जो है अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये था इनका डिटेलिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
क्या आ जाएगा? रेडियो फास्फोरस का प्रयोग हम लोग चर्म रोग उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है फिनोल, हाइड्रोक्साइड, गंधक का अम्ल या फिर एथेनॉल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, फिनोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। फिनोल को एक अन्य नाम कार्बोलिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है। ठीक है, सूत्र इसका क्या होता है? इसका सूत्र बता देता हूँ। सूत्र होता है C6H5 और OH। ठीक है, ये इसका सूत्र है किसका? फिनोल का, जिसको हम लोग कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, या फिर ऑप्शन डी है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रशीतक फ्रेयान है। ऑप्शन है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, ऑप्शन बी है डाइक्लोमीथेन, ऑप्शन सी है फ्लोस्पर या फिर फ्लेस्पार, या फिर ऑप्शन डी है हाइड्रोफ्लोरोसिसिक एसिड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरोमीथेन जो है वो प्रशीतक फ्रेयान है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है गर्म वर्क यंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा, पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, ऑप्शन सी है हवा को उद्दीप्त कोक के फैलाव पर प्रवाहित करने पर, या फिर ऑप्शन डी है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर क्या किया जाता है? हमें यह गैस प्राप्त हो जाती है। कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, ऑप्शन सी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए हम लोग विखंडन की जो प्रक्रिया है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी कब होती है? एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? कठोर जल को सामान्य जल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, या फिर प्रोपेन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन आ जाएगा। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? मीथेन आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। लगभग कितने प्रतिशत होती है? लगभग 80% होती है फ्रेंड्स। ठीक है,
और इसमें अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे क्या होता है, जैसे H2, ठीक है, H2O, ठीक है, और CO2, ठीक है, ये होते हैं मीथेन गैस में। अगला प्रश्न है, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन है साधारण आसवन से, प्रभाजी आसवन से, वर्णालेखन से या फिर भाप आसवन से। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, प्रभाजी आसवन से हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक करते हैं, ठीक है, प्रभाजी आसवन से। अगला प्रश्न है, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन जो है वो प्रहार करती है हैलोजन कांच पर। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का शुभ विलायक है क्योंकि ऑप्शन है उसका क्वथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या फिर ऑप्शन डी है उसका कोई रंग नहीं होता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें। प्लेटिनम, स्वर्ण, ताम्र, शीशा, इनके घनत्वों का सही आरोही क्रम कौन सा है ये बताना है हमें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, 3, 4, 2, 1। तो पहले किसका घनत्व ज़्यादा होता है, माफ़ करना, किसका कम होता है, हमें आरोही क्रम में बताना है, मतलब बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है। तो पहले किसका घनत्व कम होता है, तो शीशा का होता है, ठीक है, माफ़ करना, शीशा का नहीं, पहले ताम्र का घनत्व कम होगा, फिर शीशा का आएगा, उसके बाद आ जाएगा स्वर्ण का, और अंत में आ जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है इन चारों ऑप्शन में से, मतलब चारों में से। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। ऑप्शन है HCl, HF, HNO3 या फिर H2SO4। तो 64वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 जो है वो प्रयोग किया जाता है किसमें, मोटर वाहन की बैटरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, चांदी, कोबाल्ट, निकेल या पारा। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, पारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, पोटेशियम, गोल्ड, लेड या फिर सोडियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। क्या आ जाएगा, गोल्ड जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। जबकि जो पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है, सबसे कम गोल्ड होती है और पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड या फिर लेड पेरोक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं किसको, एप्सम को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने किया, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या फिर मैक्स प्लैंक ने। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी।
ठीक है। मैं कुछ जो आविष्कारक हैं उनके द्वारा आविष्कार की गई चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर के जो आविष्कारक हैं वो बी पास्कल हैं। रेडियो टेलीग्राफ के हैं मार्कोनी। टेलीफोन के ग्राहम बेल। डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबेल। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक हैं डाल्टन। जेट इंजन के हैं फ्रैंक हीटल और रडार के हैं अल्बर्ट टेलर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी, वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी, कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी, या फिर ऑप्शन डी है वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में तेल निमज्जन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण 50 प्रश्न फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे नज़र आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए होगी, प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपना प्यार सम्मान जरूर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बीएड की तैयारी के लिए, सुंदरलाल शर्मा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।